हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक और कंपनी की बात करेंगे, एक अलग सेक्टर से, एनबीएफसी सेक्टर से, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड श्रीराम फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये एक बैंक नहीं है, लेकिन एक बैंक की तरह लोन्स जो है वो इशू भी करती है, और जो है एक तरह से बैंक्स की तरह ही ये एक्ट करती है। बस इसमें और बैंक में, ये एनबीएफसी और बैंक में मेन फ़र्क होता है, एक तो ये सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकते, डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, और दूसरा होता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि इनके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आरबीआई नहीं तय करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय नहीं करता। और इस पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है इकोनॉमी में, वो बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस को के बारे में बात करेंगे। श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, और अगर आपको एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना है तो श्रीराम फाइनेंस आपके लिए कैसा रहेगा। वैसे तो एनबीएफसी का किंग जो है वो बजाज फाइनेंस है इंडियन मार्केट में, और बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे पैसे बना के दिए हैं, श्रीराम फाइनेंस ने भी बहुत अच्छे पैसे बना के दिए हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या होगा उसका हम पता करेंगे अभी, जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 2020 ईयर, इसके 2025 2026 के, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिजनेस मॉडल अगर देखें तो श्रीराम फाइनेंस जो है वो लोन प्रोवाइड करती है अलग अलग तरह के कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन, यानी कि आपका अगर कोई बिजनेस है, आपको ट्रक लेना है कोई, तो श्रीराम फाइनेंस से आप फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। टू व्हीलर लोन, यानी कि आपको बाइक लेनी है, कोई पैसेंजर कोई आपको कोई गाड़ी लेनी है अगर, वो भी आप करवा सकते हैं, है ना, पैसेंजर व्हीकल के। कंस्ट्रक्शन या फार्म इक्विपमेंट के लिए, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होगा कोई, तो उसकी फाइनेंसिंग भी ये लोग कर देते हैं। गोल्ड के लिए लोन कर देते हैं, पर्सनल लोन्स, यानी कि हर तरह के लोन कर देते हैं। अक्सर हर एनबीएफसी जो होती है वो हर तरह का लोन कर देती है, क्योंकि आपको देखिए, समझिए, एनबीएफसी का जो धंधा है वो पैसे देना ही है ना। उसके उसके बीच में उसने जो है वो अपना इंटरेस्ट लेके आपसे, उससे पैसे कमाने होते हैं, आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी। तो एनबीएफसीज के लिए मेन जो होता है ना, उनके लिए यही होता है कि चाहे किसी भी तरह का लोन करें, पर हम जो है डोमिनेट कर पाए मार्केट को, मोस्टली जितना भी फैल सकें, हम पूरे इंडिया में फैल सकें, है ना, मैक्सिमम फैल सकें, और अपने कॉस्ट्स को कम, और अपने कॉस्ट्स और जो अपने लोन्स दिए हैं उसको रिकवर कर सकें। क्योंकि आपको अब इस दुनिया में समझिए कि पैसे बांटना बहुत आसान है और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और बैंक्स और एनबीएफसीज का सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि अगर आपको बिजनेस करना है, आप पैसे तो दे देंगे, आप अगर कल को कोई एनबीएफसी अपना खुद का खोल लें और लोगों को बोलें कि आइए हमसे लोन लीजिए 8% इंटरेस्ट पे, तो बहुत लोग आ जाएंगे आपके पास, पर आप क्या उस पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में कन्वर्ट करने से बचा पाएंगे? यानी कि वो अगर पैसे आपके मर गए तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना। तो अब जो श्रीराम फाइनेंस है, उसने अपने आप को थ्राइव किया है, वो एक अच्छी कंपनी खड़ी हुई है, और जो है अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हर तरह में लोन करती है। और सबसे ज़्यादा इनका जो है वो कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर से आता है, और सबसे ज़्यादा जो इनका रूरल इंडिया में, यानी कि गांव देहात वगैरह में, जो अंडर डेवलप्ड टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, मोस्टली इनमें यहाँ ये डोमिनेट करते हैं। बड़े शहरों में बजाज फाइनेंस ही है आज भी, छोटे शहरों में भी है बजाज फाइनेंस, लेकिन श्रीराम फाइनेंस भी कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल लोन में और पैसेंजर व्हीकल लोन में कहीं एक लिस्ट में आ जाती है। तो बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया कि ये किस तरह से लोन करते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स आए हैं इस क्वार्टर के, फर्स्ट क्वार्टर के, तो उसे उन्हें डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो कैसा चलेगा। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स या एनबीएफसीज के लिए, उनमें मैं रेवेन्यू या प्रॉफिट, या अनलाइक जो हम अलग टेक्नोलॉजी कंपनीज या कंज्यूमर कंपनीज में देखते हैं, मैं ऐसे नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो एनबीएफसी का धंधा है वो इंटरेस्ट से ही चलता है ना। पैसे आप बांट देंगे, कोई भी पैसे बांट सकता है, कोई भी एनबीएफसी शुरू कर सकता है, लेकिन उस पे इंटरेस्ट कमा पाना और उस लोन को रिकवर कर पाना, यही एक असली एनबीएफसी का काम है और असली बैंक का काम है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ हमें देखनी बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो, क्योंकि जो इंटरेस्ट
एनबीएफसी को मिल रहा है उसमें कितनी ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेल्स भी होती है, सेल्स में अदर इनकम भी आ जाती है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम हमें बताती है कि जो कोर धंधा है एक एनबीएफसी का, पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करना अपने क्लाइंट्स को, उसमें कितनी ग्रोथ है। तो उसमें श्रीराम फाइनेंस ने रिपोर्ट की है 12.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ऑलरेडी कंपनी काफ़ी बड़ी है। ऐसा ही होता है जब भी कोई कंपनी जो होती है वो छोटी होती है, उसके लिए ग्रो करना इजी होता है। और समझिए एनबीएफसी और बैंकिंग के लिए तो जब वो एक बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो उन्हें तो कम से कम ही मतलब ग्रो करना चाहिए, यानी कि कम से कम, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ठीक ठाक रीजनेबल रेट पे ग्रो करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे श्रीराम चाहे ना, मैं आपको बोलूँ, श्रीराम फाइनेंस चाहे तो वो 40% की ग्रोथ भी लेके आ सकती है, लेकिन क्या वो 40% की ग्रोथ सस्टेनेबल है? अगर आप पैसा अंधों की तरह बांटते चले जाएं और उसे रिकवर ना कर पाएं, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती। तो कंपनी को ये सब एनालाइज करके उस हिसाब से ही ग्रोथ लेके आनी पड़ती है। तो 12.55% की जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ है। और लोन बुक की ग्रोथ, यानी कि कितने लोन्स दिए, है ना। सबसे पहले तो नेट इंटरेस्ट इनकम, जो लोन्स दे के जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, ये उसकी वो है। और लोन बुक ग्रोथ यानी कि लोन्स कितने बांटे आपने, और लोन बुक ग्रोथ जो है वो है अराउंड 17%। मुझे लगता है ठीक नंबर है ये, कोई ज़्यादा बड़ा भी नंबर नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटा नंबर भी नहीं है एक बड़ी एनबीएफसी के लिए, श्रीराम फाइनेंस जैसी। तो मुझे लगता है ठीक नंबर है ये। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है अराउंड 17%। तो लोन बुक जो इनकी है, यानी कि मैं काफ़ी बार, हर बार जब भी किसी बैंक या एनबीएफसी पे वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो लोन्स होते हैं जो एनबीएफसी या बैंक देता है, वो उनके एसेट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें रिकवर करना होता है, उस पर इंटरेस्ट उन्हें बनता है। तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में वो एसेट्स होते हैं एक एनबीएफसी के। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी हम AUM भी बोल देते हैं उसे। तो कमर्शियल व्हीकल्स में जो है इनका सबसे ज़्यादा लोन बुक है, मतलब कि जितनी भी इनकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, लोन बुक है पूरी, जितने भी इन्होंने लोन्स दिए हैं वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स में दिए हैं, और 45% ऑफ AUM है कमर्शियल व्हीकल्स। तो इसमें जो ग्रोथ आई है वो अराउंड 12% की आई है, और जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो अराउंड 21% की, यानी कि 66% की जो AUM है, यानी कि लोन बुक है, वो श्रीराम फाइनेंस की सिर्फ व्हीकल लोन्स में ही है। बाकी सारी जो है वो MSME लोन्स, यानी कि मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज में जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उन्हें लोन चाहिए होते हैं, या फिर गोल्ड लोन्स में है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, वो छोटे नंबर्स में आ जाती है। लेकिन जो 66% है वो पैसेंजर व्हीकल यानी कि गाड़ियाँ और कमर्शियल व्हीकल उसमें ही है। तो हमें इसी तरह देख के चलना पड़ेगा। और मैनेजमेंट की गाइडेंस के बारे में बात करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में, ईयर्स में कैसी उन्होंने गाइडेंस दी। उन्होंने कहा है कि 15% की जो है AUM ग्रोथ हम इस साल इजीली कर जाएंगे। मुझे लगता है अच्छा नंबर है। यहाँ पे अगर वैल्यूएशन ठीक बैठती है श्रीराम फाइनेंस की, तो एक कंपाउंडिंग मशीन की तरह आप देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस को। कंपाउंडिंग मशीन यानी कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये जनरेट करता रहेगा रिटर्न। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं वो कभी 1-2 साल ठंडे हो जाते हैं, तीसरे चौथे साल में ज़बरदस्त रिटर्न बना देते हैं जब उनमें ग्रोथ आती है या उनकी वैल्यूएशन करेक्ट होती है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस की अगर आपने सही वैल्यूएशन पे इसका स्टॉक ले लिया, तो ये बढ़ते बढ़ते आपको कंपाउंडिंग, अगर आप मतलब थोड़ा बहुत आप मैथ्स जानते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता होगा, है ना। तो उस हिसाब से ये आपको रिटर्न दे जाएगा। उन्होंने कहा है 15% की AUM ग्रोथ हम कर जाएंगे, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी उन्होंने कहा है कि हम इसी नंबर में करते रहेंगे, अराउंड 12 to 10% की करते रहेंगे, जो कि एक अच्छा सिग्नल है मुझे लगता है NBFCs के लिए, अगर वो एक बड़ी NBFC के लिए, है ना। अब यहाँ पे कई लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि हम किसी छोटी एनबीएफसी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। छोटी एनबीएफसी में, जैसे मैंने पहला भी कहा, कि दिक्कत यही होती है कि लोन बांटना बहुत इजी है लेकिन रिकवर करना बहुत मुश्किल है। जो एसेट क्वालिटी, अभी हम जैसे देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स जो हमें बताता है, वो हमें बता देगा कि
कितना यहाँ पर जो है कंपनी अपने एसेट्स पे रिटर्न जनरेट कर पा रही है ना। तो एसेट्स यानी कि उनकी लोन बुक है ना। आई एम सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको समझ में लग जाए इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि बिजनेस मॉडल जब समझ में लगता है तो आप जो स्टॉक को है, जब उस स्टॉक को खरीदते हैं तो अपने इमोशन से अलग तरह से उसे देख सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है इन्वेस्टिंग जो है वो एक लॉजिकल तरीके से अगर आप करें तो आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं, और मैनेजमेंट गाइडेंस भी इनकी अच्छी है। तो यहाँ से मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक को कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं दिखती, अनटिल अनलेस आप इसको अगर गलत वैल्यूएशन पे, ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे ले लें। और वो भी हम देख लेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स सबसे पहले देखेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो अराउंड 3% का है, जो कि मुझे लगता है एनुअलाइज्ड जो एनुअल रिटर्न है, मतलब 3%, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा है ना एक एनबीएफसी के लिए। और बैंक्स में तो वैसे 3% जाना बहुत मतलब बड़ी बात होती है, क्योंकि बैंक्स एक्चुअली ना आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके हिसाब से चलना पड़ता है उन्हें। अपना इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, रेपो रेट जो होता है, अगर आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं, हम किसी और वीडियो में मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इन्हें। तो आरबीआई के अंडर उन्हें चलना पड़ता है, उसकी वजह से रिटर्न ऑन एसेट्स उनके ज़्यादा आ नहीं पाते हैं ना। तो लेकिन जो एनबीएफसीज होती हैं उन्हें, उनके लिए अच्छा आरओए जनरेट करना एक प्लस पॉइंट बन जाता है और आसान हो जाता है उनके लिए। तो 3% का आरओए मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। और मैंने आपको पहले भी शायद एक वीडियो में बताया था कि हमने बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए रिटर्न ऑन एसेट्स ही देखना है, क्योंकि जब एक बिजनेस में आप समझिए कैश ही उनका प्रोडक्ट है, यानी कि मतलब मैं कोई स्टील की फैक्ट्री बना के स्टील नहीं बेच रहा, मैं कोई बिस्किट्स की फैक्ट्री बना के बिस्किट्स नहीं बेच रहा, मैं कैश ही दे रहा हूँ और उस पर इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। तो वही मेरे एसेट्स हैं और उस पर ही मुझे रिटर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब लास्ट देख लेते हैं प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक भी उसी तरह है। बुक वैल्यू हमें बताती है कि कंपनी के पास कितना कैश जमा है, तो उस हिसाब से ही हमें प्राइस टू बुक भी देखना पड़ेगा। और एनबीएफसीज और बैंक्स जो हैं वो प्राइस टू बुक के हिसाब से ही वैल्यू होते हैं, या ना कि पी रेशो के हिसाब से। तो पी रेशो के हिसाब से भी होते हैं, लेकिन प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी, क्योंकि जैसे मैंने बार बार इस वीडियो में भी बोला है कि एसेट्स जो हैं वो उनके लोन बुक है, और लोन बुक के ऊपर ही हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। तो प्राइस टू बुक हम देखेंगे तो अराउंड कम हो गई इनकी प्राइस टू बुक, करेक्ट हो गई है थोड़ी, प्राइस काफ़ी गिर गया है वैसे। तो प्राइस टू बुक इनकी अराउंड 1.5 है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये 15% की AUM ग्रोथ अगर मिल रही है तो, और आपको उसके साथ सिर्फ 1.5 प्राइस टू बुक, तो उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि 1 टाइम्स तो मुझे लगता है 1.5 टाइम्स, सॉरी 1.5 टाइम्स तो मुझे लगता है फिर भी रीजनेबली है। और यहाँ से अगर आप समझिए कि 1.5 से अगर यहाँ पे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स प्राइस टू बुक जाता है तो उससे वैल्यूएशन एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देख सकते हैं आप श्रीराम फाइनेंस में। ऑब्वियसली मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा और डिसीजन आपको खुद लेना है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपके फिगर्स रख रहा हूँ आपके आगे, जो कॉन कॉल के रिजल्ट्स आए हैं वो, और उसके साथ साथ वैल्यूएशन फिगर्स, है ना कि। तो इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कंपाउंडिंग मशीन ज़रूर है श्रीराम फाइनेंस पे, और अगर आप इसको 1.5 के प्राइस टू बुक पे लेते हैं, ऑब्वियसली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा लेना। डिसीजन आप खुद लीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, खुद ग्रॉक पर रिसर्च कीजिए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपके आगे, उसी तरह से आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ, किसी और सेक्टर के साथ। और आपका कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हुआ तो, फीडबैक हुआ तो ज़रूर आप लिखिएगा नीचे, ज़रूर मैं जवाब दूंगा उस चीज़ का। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।